नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। सतना में महिला प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 8 साल के बेटे ने कहा पापा ने मार डाला। महिला के घर वालों ने गंभीर आरोप लगाए कि कैसे उनकी बेटी को टॉर्चर किया जाता रहा, सैलरी के पैसे तक ले लिए जाते थे। परिवार के लोग हमेशा अविश्वास की नजर से देखते रहे। प्रोफेसर स्नेहल ने खुदकुशी की या उसके साथ कुछ और हुआ। दोनों ही परिस्थितियां ये जाहिर करती हैं कि उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं था। ऐसे में सवाल है कि एक महिला इतना कुछ अचीव करती है, इतना कुछ हासिल करती है, फिर भी उसे अक्सर दबाव क्यों झेलना पड़ता है? परिवार में उसकी स्थिति कमजोर और कमतर क्यों होती है? क्यों कई बार चीजें एकदम नहीं बदलती? आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। एक बार फिर से 8178999182। पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहीं है, आप खुद सोचो। नहीं उन्होंने मारा है। किसने मारा होगा? वो पापा ने। 8 साल का ये मासूम, जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, अपने पिता को मां की हत्या का आरोपी बता रहा है। नहीं उन्होंने मारा है। किसने मारा होगा? वो पापा ने। इस मासूम की मां असिस्टेंट प्रोफेसर स्नेहल सिंह का शव घर में फंदे पर लटका मिला। उस वक्त बेटा अपने नाना नानी के घर था, लेकिन बेटा कहता है कि मां आत्महत्या नहीं कर सकती। पिता उन्हें प्रताड़ित करते थे और पिताजी ने ही मां को मारा है। कभी आपको लगा कि मम्मी सुसाइड कर लेंगी? नहीं उन्होंने मारा है। किसने मारा होगा? वो पापा ने। एक बार उन्होंने बोर्ड फेंक कर मारा था उनको पहले ही। अच्छा, तो आप जब मम्मी के साथ में रहते थे तो किस तरह का व्यवहार करते थे पापा? मतलब अच्छा नहीं था, ऐसे दिन भर गुस्सा ही, मुंह बैठ कर रहते थे, बंद कर गुस्सा ही रहते थे। अच्छा, आपको भी मारते थे कि प्यार करते थे? नहीं, मेरे को नहीं मारते थे, माँ को। एक बार उन्होंने मारा था वैसे तो, और वो टॉर्चर करते थे मेंटली। प्रोफेसर स्नेहल अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत की गुत्थी उलझ गई है। स्नेहल के परिवार के लोगों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। हत्या का आरोप स्नेहल के पति वरुण और उसके परिवार के सदस्यों पर लगाया गया है। परिवार के लोगों ने स्नेहल के ससुराल वालों पर प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। स्नेहल की बहन का आरोप है कि उसके जीजा बहन पर शक करते थे, पूरी सैलरी रख लेते थे। उनकी बहन 12 साल से प्रताड़ना झेल रही थी। वहाँ हम पहुँचते हैं 10 बरदड़ी शुक्ला उनके घर में। जैसे ही घुसते हैं उनके गेट को, मतलब कि वो लोग सब बाहर खड़े हुए थे, उनके सास ससुर और पति दीदी के। जैसे ही हम लोग गेट नॉक करते हैं, हम और दादा पीछे से आकर 2 हाथ मारता है, गेट खुल जाता है और दीदी हमारी मतलब कि ऊपर पंखे में लटकी हुई मिलती है हमको। हम लोग एकदम, हम लोगों की कुछ कह ही नहीं पाते हैं उसमें, एकदम से हाथ हम लोग बहुत ज़्यादा बैठती। मगर सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चीज़ देखकर उन लोगों के मुंह से उफ तक नहीं निकलता है, उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखती है, एकदम न्यून रहते हैं वो लोग। करीब 12 साल पहले जिस रिश्ते को पक्का करके असिस्टेंट प्रोफेसर स्नेहल सिंह के माता पिता खुश थे, आज उन्हें ये रिश्ता करने पर पछतावा हो रहा है। स्नेहल के पिता का एक ही सवाल है कि उनकी बेटी कठिन से कठिन परीक्षाएं पास कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। 12 साल की प्रताड़ना सहने के बाद भी ना तो उसके सपने मरे, न खुद टूट कर बिखरे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले? मेरी मांग है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए हैं, और मुझे ये विश्वास, मेरी बेटी जो है तो सुसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि इतना बड़ा उसका बेटा है, मेरा नाती है। नाती की पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती थी वो। रात में गई है, हंसी खुशी गई है, उसको लेके गए हैं। प्रोफेसर स्नेहल सिंह की शादी वरुण सिंह उर्फ अभिषेक बघेल निवासी सीधी से हुई थी, लेकिन वरुण के माता पिता सतना के शुक्ला बरदाडी में रह रहे थे। यहीं पर स्नेहल का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, लेकिन स्नेहल के परिवार के लोग इसे आत्महत्या नहीं, हत्या बता रहे हैं। स्नेहल के परिवार के मुताबिक स्नेहल ने जहां फांसी लगाई वहां खून के छींटे थे। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन पति का मोबाइल अंदर था। मौके पर पहुंचे स्नेहल के भाई के एक धक्के से गेट खुल गया। मौत के बाद आनन फानन में घर की सफाई करवा दी गई।
लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो दिल दहल जाता है। एक माता पिता अपनी बेटी को बड़ा करते हैं इस प्रत्याशा में कि वो उनका नाम रोशन करेगी। बेटी ने नाम तो रोशन किया, लेकिन शायद वो उनके पति और उनके ससुराल वालों को पच नहीं पाया। आज ऐसी प्रताड़ना का वो दौर 12-13 साल चलने के बाद अंततः उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। आत्महत्या जो कहीं से प्रमाणित नहीं हो पा रही है। लगातार जो घटना और उसका बच्चा, आज आप देख सकते हैं कि वो जो बच्चा, छोटा सा नाबालिग बच्चा है, वो बच्चा अपने पिता के प्रति खुलकर बोल रहा है कि इस मेरी माँ की हत्या मेरे पिता ने की। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कहा जाएगा कि लोकतंत्र में एक अच्छी लड़की, प्रतिभाशाली लड़की, ऊर्जावान लड़की, महत्वाकांक्षी लड़की जो आगे बढ़ना चाहती थी अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दौर पर, उसे इस प्रकार की प्रताड़ना के साथ अंत का सामना करना पड़ा। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। और आइए अब सुन लेते हैं कि इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है। सूचना मिली थी कि शुक्ला बर्दाडी में किसी विवाहिता महिला ने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है। ऐसी सूचना मिली थी, इस पर पुलिस मौके पर गई थी और मृतका के जो पिता है उन्होंने थाने में आकर के उसकी रिपोर्ट लिखवाई थी और जांच के दौरान मतलब प्रथम दृष्टया मौका घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस के पहुंचते तक जो मृतका का शव है, मृतका के पिता और उसके भाई के द्वारा जो उतारा जा चुका था और कल उसका मृतका का पीएम कराया गया है। और अभी मृतका के जो परिजन हैं, माता पिता, भाई बहन और उनके बेटे, मृतका का जो बेटा है 8-9 साल का, उनके कथन लिए गए हैं। अभी जो मृतका के माता पिता के लोग जो है उनके ससुराल पक्ष पे जो मृतका का पति है और सास ससुर पे आरोप लगा रहे हैं कि मतलब कि जो घटना हुई है वो इनकी वजह से हुई, जिसकी जांच की जा रही है और जांच उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अंतिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं मीता वाधवा जी, सोशल एक्टिविस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अनु मोचाना जी हैं, साइकोलॉजिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निर्मल कौर जी हैं, पूर्व डीजीपी झारखंड, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नियति चौधरी जी हैं, एडवोकेट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ सेलिब्रिटी अंजना मस्कारीन हास जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा सवाल है निर्मल जी, आपसे पहला सवाल लेना चाहेंगे। आपने तो लॉ एंड ऑर्डर संभाला है मैम, और उस दौर में वो दौर अलग था, इस दौर अलग है, लेकिन अफसोस सवाल वही हैं आज भी। ऐसे सवाल जो आपके सामने हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण की इतनी बात करते हैं, वो हर फील्ड में आगे आ रही हैं, परंतु समाज तो नहीं बदला, स्त्री की अपनी स्थिति नहीं बदली। अगर वो सशक्तिकृत महिला है, कमा रही है, पर अपनी कमाई तक पे उसका कोई हक नहीं है, अपने जीवन पर कोई हक नहीं है, उसकी लगातार प्रताड़ना हो रही है, तो उससे तो कई मतलब कमाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस तरह की मतलब स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने का या अपने पढ़ाई लिखाई करने का, इतना आगे बढ़ने का, पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और ये बहुत आम सी बात है। ये मेरे ख्याल से मतलब ये जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना होती है, कोई हत्या होती है, आत्महत्या होती है, सामने आती है, परंतु ये बहुत ही आम है कि आम घरों में जो परंपरागत जो पेट्रियार्की, जो पितृसत्तात्मक जो रवैया है कि मेन ज्यादा पावरफुल हैं या मेन को ज्यादा शक्ति है और वो कुछ भी कर सकते हैं, सारे के सारे फैसले निर्णय वही करेंगे, कहाँ पैसे आएंगे, जो भी कमाए जाएंगे, कहाँ रखे जाएंगे, कैसे खर्च किए जाएंगे, कौन क्या करेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ क्या मतलब क्या खरीदेगा, ये सब निर्णय पितृसत्तात्मक सोसाइटी में मेन ही ले रहे हैं, पुरुष ही लेते हैं। और बहुत ही, और उसके अलावा एक इमोशनल प्रताड़ना भी बहुत ज्यादा होती है। तुम खराब हो, तुम बेकार हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुमको तो कोई पूछता भी नहीं मेरे अलावा, इस तरह की कई कई बातें करके वो लोग मनोबल तोड़ते रहते हैं स्त्रियों का, इस तरह से पतियों का, ताकि वो एकदम डोसाइल और नॉन इंटरफेयरिंग बनी रहे और वो जो चाहे उससे वो हासिल कर सके, चाहे वो उसकी तनख्वाह हो, चाहे उसको मारे पीटे, चाहे उससे कोई भी काम कराना हो। इस तरह बहुत ही एक इंसिडियस से तरीके से घुमा फिरा के, एक बहुत ही गलत तरीके से उसको दबा के, प्रताड़ना करके अपने कंट्रोल में रखते हैं, वश में रखते हैं। तो ऐसे भी मेरे ख्याल से हम जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, समाज के आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि स्त्रियां राजनीतिक, आर्थिक, हर फील्ड में आगे आए, ना सिर्फ पारिवारिक मुद्दे में, हर जगह पे आगे आए, उसका भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि उनका कोई सम्मान घर पे होता नहीं।
ना उनके पति उनका सम्मान करते हैं, ना सास सम्मान करती है। और कई बार तो देखते हैं कि देखा देखी बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करते, कि उन्हें लगता है ये तो है ही बेकार, ये तो कंट्रोल, इतना कंट्रोल हो रही है तो हम भी इसे कंट्रोल करते हैं, या हम भी इसका सम्मान नहीं करते, ये तो एकदम बेकार है। बचपन से उनको ये ब्रीफिंग मिलती है कि तुम्हारी माँ बेकार है। तो इस तरह करते करते स्त्रियों का जो जी जीवन है, मतलब इस तरह की स्त्रियों का, जो कि अक्सर कई स्त्रियों के साथ होता है, इसका प्रतिशत बहुत ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि कोई इक्का दुक्का 2%, 10%, 20% हो रहा है। जैसे 80-90% स्त्रियों के साथ ऐसे ही होता है कि सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं होता। वो कमा बिल्कुल रही है, अपनी राय पर कोई हक नहीं। वो जीवन जीने का, जीवन उमंग से जीने का, जीवन की जो उमंगे हैं सब खत्म कर देते हैं। जीवन का जो उत्साह है सब खत्म हो जाता है, और किसी तरह चिक्की घिसटती रहती है, घिसटती रहती है, घिसट घिसट के वो लोग अपना जीवन जीते हैं और पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। परंतु ये कोई, मतलब ये समाज का एक बहुत ही विकृत रूप है जिसे कि सुधारना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, और पुरुष प्रधान समाज का हमेशा जिक्र होता है। अनुज जी, एक बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं के लिए तमाम कोशिशों के बाद भी आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब महज नौकरी कर लेना ही नजर आता है, ऐसा क्यों? अभी भी कहने की बात है कि हम लोग पढ़ लिख लेते हैं, अगर पढ़ाई हो गई, बच्चों को हमने, लड़कियों को सिखा दिया, पढ़ा दिया, शिक्षित कर दिया, तो लगता है कि वो सुरक्षित हो गई। वो सुरक्षित नहीं है। वो, उनको, आपको सिर्फ पढ़ाना जरूरी नहीं है, उनको सुनना और समझाना भी जरूरी है। और ये चीज, मूल्य हमारे जो हैं, ये बचपन से ही हमारे अंदर आने चाहिए, हमें डालने पड़ेंगे। और सिर्फ औरतों के नहीं, सिर्फ लड़कियों के नहीं, लड़कों को भी उसी समय ही, बचपन से ही सिखाना पड़ेगा कि आपको बराबरी का हक देना है। तो जब तक हम बराबरी का हक नहीं देंगे, जब तक हम उनको नहीं समझाएंगे, जैसे हम एक पौधा जब लगाते हैं तो उसको अंकुरित होने में, उसको पौधा बनने में, उसको पेड़ बनने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। ऐसे ही रात में पौधा नहीं पेड़ बन जाता। उसी तरह मूल्यों को भी, जो इतने सदियों से चलती आई हैं कि पुरुष ही घर संभालेगा, अभी भी जितना भी कर लें लड़कियां, जितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन फिर भी जो बागडोर रहती है वो ज्यादातर पुरुषों के हाथ में ही रहती है। अभी भी वो स्त्री प्रधान, हम नहीं कहते कि हमें स्त्री प्रधान समाज चाहिए, पर हमें इक्वालिटी चाहिए। हमें चाहिए कि हम बच्चों को और लड़कियों को, लड़कों को इक्वालिटी सिखाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही चीज हम अपनी एजुकेशन में, हमें जो हम शिक्षा हम बच्चों को सबको दे रहे हैं, अगर हम ये चीज, ये बेसिक वैल्यू अगर हम एजुकेशन में डाल सकें तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। आज नहीं, इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर होगा, बिल्कुल होगा। पर बिल्कुल यही सही। है कि सबकी सोच को बदलते बदलते बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल, अरे कोशिश तो बेहतर करनी ही होगी। मीता जी, एक बड़ा सवाल ये है कि मौजूदा वक्त और ऐसी खबरों के सामने आने के बाद एक चर्चा होती है कि सबसे ज़्यादा परेशान कौन महिलाएं हैं, किन महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है? काम करने वाली महिलाओं को, या जो हाउसवाइफ्स हैं, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या जिन्होंने एवरेज पढ़ाई की है? आखिर कौन होती हैं वो जो सबसे ज़्यादा इन मामलों में पिस जाती हैं? एक ही लाइन में बोलूँगी इसका जवाब, जो जिनकी शादी गलत जगह हो जाती है, जो फैमिली के वैल्यूज सही नहीं होते हैं, चाहे वो मिडिल हो, हायर हो, या किसी भी लेवल की हो। तो हमने देखा है कि अगर एक मिडिल क्लास की महिला होती है, अगर वो काम ना करे तो भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, करे तो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। हम महिला को बोलते हैं कि आप सशक्त हो, आप पैसे कमाओ, आप बाहर जाओ, लेकिन ये हमारे सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है। तो कोई तबका नहीं है इसका, ये तो सोच है आप जिस परिवार में जा रहे हैं। और फिर से मैं वही बात बोलूँगी, फिर से उसी चीज़ पे जोर दूंगी कि जो पति होता है वो महिला को जब अपने यहाँ लेकर आता है वाइफ बना के, उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, सब चीज़ का ध्यान रखता है वो। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा हो जाता है, पति के साथ साथ उसके मतलब जो लड़की है उसके इन लॉज भी मिल जाते हैं, मतलब पति की मदर मिल जाती है या उसकी सिस्टर्स मिल जाती है। तो वो एक पहले एक होता है, उसके बाद वो 4 लोग और मिल जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है महिला को आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, ना बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि चुप रहें, किसी तरीके से सिचुएशन को ढाल लेते हैं। वो किसी तरीके से जिस दिन हम डिसाइड कर लेते हैं कि सिचुएशन को ढाल लेना है, उसी घर में ये परेशानी होती है। मेरा कहने का मतलब है कि बदतमीजी करने से नहीं है। अभी बहुत बढ़िया चीज़ निर्मल जी ने बोली है कि महिला कहीं भी कितनी भी कमा ले, कुछ भी कर ले, प्रताड़ना तो वो झेलती है।
तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक लड़का सुसाइड कमिट करने जाता है तो पूरे इंडिया को पता चल जाता है। लोग रोज हजारों महिलाएं कितनी भी सीनियर पोजीशन पे हैं आज के डेट में प्रताड़ना झेलती है, तो उसको टीवी पे तब लाया जाता है जब कोई अलग सी ऐसी वारदात हो जाती है जहाँ पे मौत हो जाती है। लेकिन आज भी हम हर घर में जाएंगे, 99% महिलाओं का यही हाल है। कोई तबका स्पेसिफिक नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्पेसिफिक नहीं है, ये माइंडसेट के ऊपर है परिवार का। परिवार की मानसिकता खराब है तो वो कुछ भी करे। वो बेचारी अगर सुंदर है तो वो उसके लिए गुनाह बन जाता है कि वो तो बाहर जा रही है, वो तो कैरेक्टरलेस है। तो क्या करे महिला इसके लिए? बिल्कुल सही आपने कहा, बड़ी चुनौती है। नियति जी, एक बड़ा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था और क्या कानून का सहारा लिया जाए, इस पर हम आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में कानून का सहारा लेना पारिवारिक और सामाजिक माहौल पर कितना असर डालता है, कितना उसका असर पड़ता है? बाद में वैसी महिलाएं आकर क्या कहती हैं, जरा वो भी बताएं आप, क्या चुनौतियां होती? जी, देखिए, पहली बात तो यदि कानूनन प्रावधान इसमें लागू करे जाएं तो सबसे पहले ये घरेलू हिंसा का साफ-साफ केस हमारे सामने चित्रण उसका हो रहा है। जैसा कि 8 वर्ष के बालक ने हमें बताया कि किस प्रकार लगातार निरंतर उसकी माता को बिल्कुल नियति, जिस मामले में जांच भी चल रही है और कानूनी प्रावधान पर हम बात करेंगे, लेकिन हम आपसे वो समझना चाह रहे हैं, जब कोई महिला कानून का सहारा लेती है तो उसके बाद उसके सामने क्या कुछ चुनौतियां बढ़ जाती है, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, उस रिश्ते में अगर हम खासकर बात करें तो? जी, ज़रूर। देखिए, महिला यदि जैसा आप जो आपका संकेत है कि महिला जब कानूनी प्रावधान उसका उपयोग भी करती है तो समाज से, परिवार से उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। अपने मायके से भी कई बार उसे समर्थन प्राप्त नहीं होता। पेरेंट्स की भी यह इच्छा रहती है कि हमने इतना दहेज किया, इतना खर्चा किया विवाह के चक्कर में और लड़की वापस ना आ जाए। ये समाज में अपमानित होना, लड़की का वापस आ जाना, इन चीजों का भय बहुत अधिक होता है। तो यदि लड़की कोई ऐसा कदम उठाए भी जो लड़की के लिए, स्वयं के लिए ही बहुत कठिन होता है, इतना बड़ा जाके एक पारिवारिक मुद्दे को सार्वजनिक करना, एक तरह से पुलिस में एक औपचारिक कंप्लेंट लिखवाना, लेकिन उसके पश्चात भी उसे पर्याप्त, क्योंकि समर्थन प्राप्त नहीं होता और एक किस्म का काला धब्बा लग जाना, लोक लाज के भय में रहना, अपने मायके से भी समर्थन ना प्राप्त होना, और खैर ऐसा भी लोग कहते हैं उसके बाद रिकंसिलिएशन कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लीगल व्यू ये होता है कि हम हमेशा, जैसे महिला थाने में भी हम प्रयास करते हैं कि हमेशा रिकंसिलिएशन हो, परिवार एक जो यूनिट है, पारिवारिक यूनिट, वो हमेशा रिकंसाइल होके पुनः उसमें मधुर संबंध हो। लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा कदम उठाने से इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी, और इन भयों की वजह से, इस घबराहट की वजह से कई बार महिलाएं समय रहते हुए इन मुद्दों को उजागर नहीं कर पाती, अपने अधिकारों के लिए अपने स्वर बुलंद नहीं कर पाती। बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ी चुनौती, और निश्चित तौर पर जब हम ऐसी चर्चा करते हैं और जब हम चुनौतियों को समझते हैं तो रूह कांप उठती है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी की बहन के साथ, किसी की माँ के साथ, किसी की बेटी के साथ। तो इस समाज में हम सबको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अंजना जी, आप एक सेलिब्रिटी हैं, कितनी बड़ी चुनौती होती है अपने पैरों पर खड़ा होना, एक सक्सेस के साथ, परिवार के साथ खुश रहना, जब आप कुछ अचीव भी कर ले और परिवार में आपके पार्टनर के साथ सारी चीजें बेहतर। देखो, अचीव करना एक अलग ही चुनौती रहता है हर महिला के लिए, बट पारिवारिक सिचुएशन को लेके जब हम चलते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमको सब चीजों को एक दायरे में रख के चलना पड़ता है। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि हमारे जिस प्रकार के इवेंट्स होते हैं वो वुमेन सेंट्रिक रहते हैं, जिसमें ज्यादातर शादीशुदा महिलाएं आती हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से, कुछ वर्किंग होती है, कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं, और वो एक अपने आप को प्रूफ करने के लिए आती हैं कि वो भी कुछ है। और इन पैजेंट्स, इन इवेंट्स के माध्यम से वो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने की भी कोशिश करती हैं। बट कहीं उनको ये कमी क्यों लगती है, अगर हम डीप में जाके देखें तो कहीं एक अपब्रिंगिंग ऐसी होती है जहाँ पे हम शुरू से
हम महिलाओं को बोला जाता है कि आपकी फैमिली आपके लिए डिसाइड करेगी, आपके हस्बैंड आपके लिए डिसाइड करेंगे, आपके इन लॉज डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो एक जो खुद का डिसीजन है वो बचपन से लेके शादी तक जब हमको वो चॉइस ही नहीं मिलती तो एक सोच भी वैसी बन जाती है। तो इसके लिए अगर आप देखें महिलाओं को हर एक स्टेज पे कहीं ना कहीं एक उनको लगता है कि वो एक अप्रूवल ले इस प्रकार से। बट कहीं ना कहीं जैसे अनु जी बोल रही थी कि एक पौधा जब हम सींचते हैं तो वो पूरी सराउंडिंग उसके उसमें बारिश किस प्रकार से है, वहां पे कितना पानी डाल रहे हैं, कितना खाद डाल रहे हैं, उसी प्रकार से हमें अगर एक फैमिली को अगर हम शुरू से बच्चों को, चाहे वो बेटा है वो बेटी है, शुरू से ये चीजें बतानी शुरू की जाए, जो कि मैं मानती हूँ कि टाइम लगेगा, बट उसके अलावा हम शादी में दहेज तो बहुत सारा देते हैं अपनी बेटियों को, बट हम उनको एक मैरिज काउंसलिंग क्यों नहीं देते? हम उनको क्यों नहीं बताते कि क्या सही है और क्या एक मैरिज में, क्योंकि हर एक लड़की जब शादी करती है तो या तो वो अपनी मदर के एक्सपीरियंस से चलती है या फिर एक अननोन एक्सपीरियंस को पाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे अगर उनको एक मैरिज काउंसलिंग मिल जाए दहेज के अलावा, मतलब हम दहेज की बात करते हैं बट आई थिंक सबसे बड़ा एक ये गिफ्ट अगर पेरेंट्स अपनी बेटियों को दे जिसमें बिल्कुल उनको आपने सही कहा और बहुत बहुत बड़ा आपने पॉइंट यहाँ पर रेज किया है कि ये बदलाव भी एक महिला को ही करना होगा, एक माँ को करना होगा, एक बहन को विरोध करना होगा, एक पार्टनर को, एक महिला को यहां समझाना होगा। और अगर महिलाएं चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन करना एक बड़ी चुनौती है। नरबल जी, एक बड़ा सवाल हम आपसे समझना चाहेंगे। आपका एक्सपीरियंस तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समाज के बीच आप रही हैं, आपने कई चुनौतियां देखी हैं, लेकिन लीगल वर्सेस प्रैक्टिकल एक बड़ा फर्क होता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे उन महिलाओं को जिनके परिवार में मुश्किल की अभी शुरुआत हो रही है या वो मुश्किल में घिरी हुई है? क्या करना सही होगा? किस तरीके से वे इस सिचुएशन को डील कर सकती है? जी, मेरे ख्याल से पहली बात है कि उसको स्वीकार न करना। जी मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास आएंगे, लेकिन यही सवाल हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जी मैम आ रही है आपकी आवाज, जी प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ, मैं कह रही थी कि एक पैक्ट ऑफ सीक्रेसी जो हो जाता है, एक इस तरह से कि वो बाहर बात नहीं करनी है, बाहर से बात छिपानी है, पर्दा रखना है, इससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। इन द सेंस कि वो मैं खुद अपनी प्रथा में खुद एक पार्टी बन जाती है और वो इस तरह कभी भी बात को छिपाना नहीं, जो सच्चाई है उसको सामने व्यक्त करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब आप उस बात को छिपाते हैं, उजागर नहीं करते हैं समाज के सामने, और उससे स्थिति और बदतर चली जाती है। और क्या होता है कि जब धीरे धीरे हीट बढ़ती है, जैसे अगर आपने एक मेंढक को डाला गर्म पानी में तो उछल के बाहर चला जाएगा, पर अगर आपने मेंढक को गर्म पानी में डाला और धीरे धीरे गैस बढ़ाते गए तो वो वहीं पानी डूब जाएगा, बाहर नहीं पाएगा, बाहर उछल नहीं जाएगा, जब बहुत कर जाएगी। तो इस तरह की स्थिति होगी कि धीरे बढ़ा थोड़ा और जाए, थोड़ा और बढ़ाता है, तो ये बहुत मतलब खुद रहती है उनका कुछ जी बिल्कुल। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपके पास आते हैं। अनु जी, एक बड़ा सवाल यह है कि सारे पुरुषों को ब्लेम करने से बेहतर हम जरा उस माइंडसेट को समझे। हर एक पुरुष जिसकी शादी होने वाली होती है वो उस वक्त खुश होता है, एक्साइटेड होता है, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत की प्लानिंग करता है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है? इसके पीछे क्या वजह है साइकोलॉजिकल, अगर हम समझना चाहें तो? देखा जाता है मोस्टली शुरू में उसे हम कहते हैं हनीमून फेज। तो हनीमून फेज है, शुरुआत बहुत एक्साइटमेंट से होती है, एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं होती। हमें मूवीज और आसपास सराउंडिंग से देख के लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, रोजी रोजी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं कि अब तुम्हारी शादी होगी, सब कुछ नया बदलाव होगा, अच्छा होगा, अब बीवी अगर कमाने वाली है तो तुम्हारा साथ देगी। पर धीरे धीरे उसे जब हम लोग जब मैरिज में एक्चुअली लोग आते हैं तो रियलिटीज नजर आती हैं। हर किसी की शुरू में हमें किसी की नेगेटिविटीज नहीं नजर आती, किसी के नेगेटिव अप्रोचेस। नेगेटिव यूजुअली इज लाइक कि जी
आपकी आवाज में नहीं आ रही है। नियति जी, एक बड़ा सवाल हम आपसे समझना चाहेंगे। अब पानी सिर के ऊपर है, कोई विकल्प नजर नहीं आता, वैसी परिस्थिति में एक महिला को क्या करना चाहिए? क्या कहता है कानून? देखिए कानूनन प्रावधान तो महिला के लिए आजकल कानून बहुत सक्रिय है, और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, वो कानून इस तरह बनाए गए हैं कि महिला को सबसे सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान की जाए। तो यदि पानी सर से ऊपर निकल रहा हो, यदि ऐसी व्यवस्था बन रही हो, तो महिला को भले ही वो अकेली हो, हिम्मत करके जरूर इस मैटर को फॉर्मल औपचारिक कंप्लेंट लिखवाएं अपने नियरेस्ट थाने में। और कई ऐसे अब एनजीओ इस क्षेत्र में सक्रिय हैं जो कि महिलाओं की सुरक्षा में, महिलाओं को कानूनी प्रक्रिया में सहायता देते हैं। जो लीगल एड का सिस्टम है उसके अंदर यदि आप एक अधिवक्ता का खर्चा भी नहीं उठा सकती, तो आपको कानूनी तौर पे एक मुफ्त में अधिवक्ता भी प्राप्त होगा। तो वकील की भी फीस सरकार भरती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और इस मामले में सीधे तौर पर पहले बात समझाने की कोशिश करें, जब बात न बने तो थाने में या अदालत में मुलाकात। लेकिन याद रहे, ये आखिरी विकल्प है। बेहतर और सबसे शानदार विकल्प हर एक महिला के सामने है। अगर आप अपने बेटे बेटियों को बचपन से समझाते हैं, एक बहन अपने भाई को समझाती है, एक महिला अपने पार्टनर को समझाती है, तो हमारा समाज बदल सकता है। हम सबको सोचना चाहिए और खासकर महिलाओं को बेहतर तरीके से सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपना कीमती आपने वक्त दिया। सबने सब अपने अपने फील्ड के, और उन्होंने यहां पर बेहतर सजेशन दिए हैं। पर कोशिश बेहतर करनी होगी, और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी समझना होगा। हम सब एक हैं, एक साथ चलेंगे तो बेहतर चलेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।